अब हम आगे का टॉपिक ले लें, पर इसके पहले जो बता रहा हूँ थोड़ा सा याद रखना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो लिया वो हमारे काम आएगा बाद में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो था वो क्या था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए एरिया इनटू वेलोसिटी इट इज कांस्टेंट। ये हमारी चीज काम आएगी। इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है हमारा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, ये हो चुका है हमारा। सेकंड थिंग देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, लिखते हैं हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्मॉल है इसलिए राउंड करके लिख रहा, क्योंकि कैपिटल वी मतलब हम क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो चीजें बता रहा ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे बाद में। बर्नौलीज प्रिंसिपल अभी शुरू नहीं कर रहे, पहले जो बेसिक बता रहा वो देख लो एक बार। सो इसकी जगह लिखेंगे हाफ, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये आया वी स्क्वायर। तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम। ये राउंड जो किया है वो स्मॉल वी है। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम अपॉन में कर लो ये, इट इज हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी। तो इसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो चलो ये ब्लू से कर देता, स्मॉल वी जो है यानी वेलोसिटी, और कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं उसको हाफ रो वी स्क्वायर लिख रहा मतलब वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हैं, देखो। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जी एच। वैसे वॉल्यूम वापस इधर कर लेंगे तो इट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ रो वी स्क्वायर, और एम जी एच की जगह रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड जो भी होगा। स्मॉल वी इट इज द वेलोसिटी जो राउंड करके लिखा है, और कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम। इतना देख लो। ये अब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल शुरू करेंगे, तो ये डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये भी डायरेक्ट लिखने वाले, और ये यूज करेंगे। ये इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। ये कहीं लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर यूज तो कर ही रहे, अब इसको आ ही जाएगा। इतना नोट डाउन करो। इसके बाद शुरू करते बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसको मिटाते, देख लो एक बार। नोट डाउन कर लो, ये मिटा रहे हैं। इसका यूज है बाद में, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक बार फिर से देख लो क्या लिया है, फिर से लिख देता। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू क्या आया था? हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी हमारे काम आएगा, इट इज रो जी एच। और एक चीज और निकालना, ध्यान देना, जनरली गैस के लिए या फ्लूइड के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सपोज कंटेनर है, ये बाद में आएंगे हमारे लिए, अब यहाँ यूज करने वाले हैं। ये कंटेनर में पिस्टन है मूवेबल, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन, यानी वो ऊपर नीचे मूव हो सकता है। अब इसके अंदर है सपोज गैस, गैस को सपोज एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करेंगे मतलब एक कंटेनर को थोड़ा बड़ा,
गैस को एक्सपांड करेंगे, मतलब पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा ऊपर की तरफ। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो ये लिक्विड में भी अप्लाई होगा। देख लो इक्वेशन, गैस को एक्सपांड किया, पिस्टन बाहर की तरफ मूव हुआ, ऊपर की तरफ गया, एक्सपांड हुआ, कंप्रेस करेगा तो नीचे की तरफ। सो वर्क डन का फॉर्मूला, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx, थोड़ा बड़ा डिस्प्लेसमेंट dx, एंड a इज द एरिया ऑफ दैट पिस्टन। नाउ हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। सो ये आ गया फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और साथ में है देखो dx, ये शायद केमिस्ट्री में हुआ होगा, हमारे आगे आएगा, लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज करने वाले हैं। तो अब a इंटू dx देखो, एरिया, ये सिलेंडर इतना अलग कर दो, देखो ये जो शेड की है, ठीक है, ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू ये हाइट, तो ये देखो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू P इनटू ये चेंज इन वॉल्यूम dV। तो ये वर्क डन का भी फॉर्मूला याद रखो, P प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम विल गिव वर्क डन। ये तीनों फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पिस्टन देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गया, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सिलेंड्रिकल है, तो एरिया ऑफ बेस ये एक इनटू हाइट कितनी है dx, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट dx यानी वॉल्यूम dv, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है वो मिल गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला है P dv, ये भी हमारे काम आएगा, ये भी नोट करके रखना, ये हमारे आगे भी काम आने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स जब चैप्टर लेंगे तो उसमें ये वर्क डन का फॉर्मूला हमारे काम आएगा। तो याद रखो, गैस यहाँ पे थी, पिस्टन यहाँ पे था, गैस को हीट करके एक्सपांड किया, समझो नीचे से हीट करेंगे तो गैस एक्सपांड होगी। जैसे एग्जांपल बताया फॉर्मूला निकालने के लिए, तो ये समझो गैस को हमने हीट किया, लिक्विड के लिए भी अप्लाई होगा ये। तो ये गैस जब एक्सपांड होंगी तो यहाँ से यहाँ तक पिस्टन को धक्का मारा, तो पिस्टन मूव हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह हमने डाला है प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया ये और ये हाइट, यानी इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक है ना, तो सिलेंड्रिकल है, देखो दिख रहा डायग्राम में, तो a इंटू dx की जगह हमने लिखा है dv। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला। अब इन सबको लेना है हम लोगों को, अब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ और बाद में उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये भी कहीं नोट डाउन कर लो, लिखने के लिए नहीं आने वाला, मैंने बताया है, वैसे याद रखना है। ये अभी बताया, ये बताया और ये वर्क डन है, ठीक है। फिर गैस में अप्लाई हुआ है, फ्लूइड में ही है, गैस मतलब फ्लूइड ही है, तो ये लिक्विड को भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो वर्क डन का फॉर्मूला PdV, नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। तो अब देखो, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल लेंगे, पहले स्टेटमेंट बना था फिर उसका प्रूफ लेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, हम जो ये प्रिंसिपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो के लिए ले रहे हैं। नॉन विस्कस लिक्विड के लिए नॉन विस्कस लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल, जो कॉम्प्रेस नहीं होगा, ये जो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जो नॉन विस्कस है, यानी फ्रिक्शन हम काउंट नहीं करेंगे लेयर्स के बीच में, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ले रहे हैं जो कॉम्प्रेस नहीं होने वाला, एंड फ्लो कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रीमलाइन। तो अब डायग्राम देखो, सपोज ये ट्यूब है, थोड़ी zigzag ट्यूब बना है, एरिया भी चेंज कर रहे हैं और हाइट भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एरिया है A1, यहाँ एरिया है A2 एरिया, यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2, यहाँ वेलोसिटी है V1, स्मॉल v से लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी है V1, तो यहाँ वेलोसिटी है V2।
यहाँ हाइट है समझो h1 और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है तो हाइट h2, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा, सपोज ये फ्लो की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हाइट चेंज हो रही, पानी ऐसे फ्लो रहा अपवर्ड डायरेक्शन में उस ट्यूब में, एरिया चेंज हो रहा, तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया है एरिया कम है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, हाइट बदल रही मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर को बोल रहे हैं हम लोग फिलहाल प्रेशर एनर्जी, प्लस सम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी बताया था हाफ रो वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, रो जी एच, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये चल रहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रख लेना, वहां लिख लेना, दिया नहीं है पर हम ये प्रिंसिपल उसी पे चलाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब वो हाइट पे जा रहा तो प्रेशर चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, हाइट चेंज हो रही मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, बट अगर सबकी एडिशन यहाँ और सबकी एडिशन यहाँ करे तो सेम आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, बट द टोटल विल रिमेन सेम। सो दिस इज द स्टेटमेंट, ये इसका प्रूफ लेना है हमें। तो फिर से देखो क्या बोलना है, द सम ऑफ, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, किसके लिए ले रहे हैं, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, द सम ऑफ, काय का सम है, प्रेशर एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमको क्या दिखाना है, कांस्टेंट। ये डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, देख लो एक बार, फिर ये स्टेटमेंट मिटा था, फिर प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया था वो यूज करेंगे, बाकी देखते क्या है, देख लो। तो याद रखना हम यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर कर रहे हैं फ्लूइड का, फ्लूइड कैसा है, नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो ये सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हमारे को प्रूफ करना है। और ये कहीं डाल देना वहां नोट में कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी लेंगे और यहाँ टोटल एनर्जी लेंगे तो वो सेम आएंगी। वो अलग चीज है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होंगी तो काइनेटिक एनर्जी कम, या काइनेटिक एनर्जी कम होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जो भी होगा, बट टोटल विल रिमेन कांस्टेंट। जितनी यहाँ उतनी वैल्यू यहाँ रहेगी इन तीनों एडिशन। So it is based on law of conservation of energy, याद रखना। Bernoulli's principle follows the law of conservation of energy, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना बेटा, और वहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों ने लिख लेना है, law of conservation of energy, ठीक है। तो ये हटा देते, आप प्रूफ ले रहे हैं इसका, यही डायग्राम रहेगी हमारे लिए, देखते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया, सम ऑफ, ये लिखना पहले, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, of a non-viscous incompressible liquid, the sum of pressure energy, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant। ये हमको प्रूफ कर रहे थे स्टेटमेंट को। तो ध्यान दें, एक स्टेप लेंगे, पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर आगे बताना क्या करना। देख लो डायग्राम ये रहेंगी, डायग्राम इसे ड्रॉ करना। देखो सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ वर्क डन आएगा प्रेशर P1 वॉल्यूम dV माइनस प्रेशर P2 वॉल्यूम dV। अभी बताया था वर्क डन का फॉर्मूला P dV Q। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो एरिया भी बदल रहा, तो डेफिनेटली प्रेशर भी बदलेगा और वॉल्यूम भी, ठीक है। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, ये P dV माइनस P dV, तो P1 D1
ये P2 D2 वॉल्यूम सेम ही रहेगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर करेगा उतना वहां से निकलेगा, तो वॉल्यूम हम सेम ही रख रहे हैं D। देख लो भाई, ये हो गया हमारा वर्क डन का इक्वेशन। कॉमन निकाल लो तो बचेगा P1 माइनस P2 इंटू, नाउ सेकेंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर फाइनल यहाँ पे, ठीक है। तो v मतलब वॉल्यूम है, इसको स्मॉल भी कर देते हैं, तो म्यू से लिख रहा मैं वेलोसिटी को, पर आप लोग लिखते समय थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, माइनस हाफ m ये v1 स्क्वायर, फिर से v वेलोसिटी है स्मॉल v, कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा देखो, हाफ m कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब मास की जगह हम लोग लिख रहे हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जैसे पहले समझाया था, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, तो ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी अपॉन में लिख रहे हैं वॉल्यूम, इट इज हाफ, ये बचा रो और ये बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब थर्ड देखो, अच्छा ये तीनों इक्वेशन आप लोगों ने सामने रखना है, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, डायग्राम नहीं हटा रहे फिलहाल के लिए, तो डायग्राम हटा दो, चलो डायग्राम हटा देते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार, डायग्राम हटाते हैं, ठीक है। तो एरिया चेंज हो रहा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, एरिया चेंज हुआ तो हाइट चेंज हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। डायग्राम ड्रॉ करना है, ध्यान रखना, बर्नौलीज प्रिंसिपल आया तो पहले स्टेटमेंट, फिर डायग्राम और फिर ये प्रूफ लिखना पड़ेगा। नाउ थर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m g h, तो पहले ये जगह पे हाइट है h2, फिर m g h1, ये हमने डिफरेंस लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, सो m कॉमन और g कॉमन, तो बचेगा h2 माइनस h1 इंटू g। अब फिर से यहाँ पे मास की जगह हम लोग स्टेप चेंज कर लेंगे, कॉमन निकालते समय ही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो इन ब्रैकेट h2 माइनस h1 इंटू g। समझ में आया? समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो रो जी एच और ये हाफ रो वी स्क्वायर, तो फाइनल में वैसे भी आ जाएगा, तो यहाँ से हटा देते इसको, कोई काम नहीं है, बाद में कर लेंगे इसको। समझ में आ गया कि देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे बना सकते हैं, जो पहले मैंने बना के बताया, और अभी फिलहाल ये वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है, mgh2 माइनस mgh1, कॉमन निकाल लो m और उसकी जगह आएगा रो इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ब्रैकेट में h2 माइनस h1 इंटू, तो वॉल्यूम उधर कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला जो पहले बताया था वो मिल जाएगा, और अभी फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो देखो ये हो गया वर्क डन का, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल, पहले इतना देखो, तो वॉल्यूम उधर डिवाइड कर भी सकते, अभी फिलहाल वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, पर याद रखना जब वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो उसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मैंने लिख के बताया, और जब dv यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हम उसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए वो लिख के बता दिया, पर वो डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना। तो ये देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
जो वर्क डन है इट विल बी सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन है, जितना वर्क होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये हमारा हुआ है पहले। जितना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। देखिए, so work done will be equal to kinetic energy plus potential energy। या डेल्टा लिखा है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जितनी चेंज होगी उतना ही हमारा क्या होगा वहां पे, वर्क डन। देखिए, समझो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी दी इस ऑब्जेक्ट को, तो जितनी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी उतना हमारा वर्क डन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, ऑब्जेक्ट कर ले रहे हैं, समझो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो जितना हम वेलोसिटी चेंज करेंगे उतना हमारा वर्क है, और साथ में हाइट भी चेंज हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे। जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही वर्क डन रहेगा। तो वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू डाल दो, क्या आएगा, P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल्स टू हाफ रो dV, हाफ रो dV in bracket v2 square minus v1 square, v2 square minus v1 square, वो प्लस वाली वैल्यू नीचे लिखना पोटेंशियल एनर्जी की, देखना आप लोगों ने, प्लस रो dv h2 minus h1 into g, रो dv in bracket h2 minus h1 into g। तो देखो dv 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 कैंसिल, ये dv और ये dv कैंसिल। सो बचा क्या, P1 माइनस P2 इट इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो H2 माइनस H1 इंटू जी। याद है अभी इसके बाद स्टेप बताया था कि dv अगर इधर लिख लेंगे तो dv हट गया, मतलब ये जो है ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या आप ऐसा समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसलिए वो लिख के बता दिया था कि अगर dv इधर कर दूं तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है वर्क डन। वर्क डन था ना p dv, वॉल्यूम हट गया तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी एक स्टेटमेंट है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने वो यहां लिख के बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखने वाले हैं उसको, तो वो हटा दिया, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां आ जाएंगे। तो ये वर्क डन था, वॉल्यूम हट गया, यानी हम इसको बोल रहे हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, लिख ही देते हैं स्टेटमेंट जैसा, ये इज इक्वल्स टू, तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर डेल्टा डालना चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लिखना है उसमें लास्ट में इसके बाद कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम is equals to change in kinetic energy per unit volume plus change in potential energy per unit volume। अब इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। तो याद रखना बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आप लोग ये भी लिख सकते हैं, पहला जो बताया था वो भी था कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या ये भी लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी की जगह वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे, ध्यान रखो। तो हमको तो जो पहले स्टेटमेंट बताया था वो लाके दिखाना है, पर ये याद रखो। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से बोल रहा, यहां लिख लेना कि बर्नौलीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां मेंशन नहीं किया है,
पर लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये आ गया, देखो फिर से सुनो। इसके बाद क्या लाइन लिख सकते हैं आप लोग, यहां से हम बोल सकते हैं ये है वर्क डन, वॉल्यूम हट गया यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम हट गया यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चेंज वर्ड डालना है। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल्टा लिखना है, डेल्टा डेल्टा यहाँ पे भी लिखा है, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वॉल्यूम हट गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक स्टेटमेंट और है, याद रखो। इसके बाद देखो P1 वही रखेंगे, वन वाली टर्म सब एक तरफ कर लेते, हाफ रो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव। सो हाफ रो, ये V1 स्क्वायर, रो H1G वो भी इधर ले लेंगे तो वो भी इधर प्लस हो जाएगा, प्लस रो H1G इज इक्वल्स टू, ये निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव तो P2 और ये प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर वही है, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये रो H2G वही है प्लस रो H2G। तो देखो V1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, यहाँ पे भी वैसे यहाँ पे भी वैसे, तो ये 2 2 2 है, ये 1 1 है और बीच में इक्वल आया इसलिए हम बोलेंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इट इज कांस्टेंट। ये हो गया प्रूफ कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट वाली जगह पे जो हमने बड़ा एरिया बनाया था वहां पे इन तीनों की एडिशन। ये दूसरी जगह है हाइयर पॉइंट पे बनाया था जो स्मॉल एरिया बनाया था हम लोग डायग्राम में, ये ऐसा। तो यहाँ पे हमने सब 1 लिखे थे, यहाँ पे हमने सब 2 लिखे थे, तो ये एक तरफ का आ गया यानी यहाँ का आ गया पूरा, और ये दूसरी तरफ का आ गया मतलब यहाँ का आ गया, और दोनों इक्वल आए हैं, देखो मींस इनकी एडिशन कांस्टेंट आई है। सो दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। देख लो एक बार, फिर इसका एप्लीकेशन बनना था तो इसमें एक पॉइंट बता था, पहले वो याद रखेंगे, पहले इतना देखो। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल का। एक मिनट, थोड़ा सा नहीं लिख रहा, ये देखो H2 वहां लिखा ही है, थोड़ा सा ही कट हुआ है, ये रहा इधर सरका लेता, देखो तो यहां तक तो था ही, तो ये रहेगा रो H2G। तो ध्यान रखो V1 वही रखा है, ये V1 स्क्वायर और H1 वाली वैल्यू उधर लेके गए तो हाफ रो V1 स्क्वायर उधर गया, रो H1G उधर गया, P2 को खाली इधर लाना है तो ये P2 इधर आ गया, इधर बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर और रो H2G वो लिखना है, तो इधर और इधर मैच हो गया, तो इधर सब 1 वाली टर्म यहाँ की और इधर सब 2 वाली टर्म यहाँ की, दोनों इक्वल आए हैं एडिशन, तो हम लिखेंगे इन तीनों की एडिशन क्या, कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा रो H2G नहीं दिख रहा था, तो ये हो गया हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल का प्रूफ और डायग्राम हटा दिए, देख लेना पर एक बार, एक मिनट देख लो एक बार फिर से। तो ये नहीं दिख रहा था यहाँ पे रो H2G, यहाँ तक तो दिख ही रहा था, तो फिर से याद रखो 1 की टर्म सब एक तरफ करना है, 2 की टर्म एक तरफ करना है, तो ये P1 वही रखा, हाफ रो V1 स्क्वायर निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, रो H1G उधर जाके पॉजिटिव, इधर से खाली P2 को इधर लाना है, ये P2 को इधर लाया, हाफ रो V2 स्क्वायर वही, रो H2G वही, तो एक तरफ ये एक तरफ ये, तो दोनों तरफ देखो तो यहाँ 1 1 1 हो गया, यहाँ 2 2 2 एडिशन इक्वल है, मतलब हाँ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये देख लो, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, इतना देख लेते, यहाँ तक तो था ही, देख लो। फिर
इसके एप्लीकेशंस देते हैं, ये नोट डाउन कर लो एक बार या लिख के देख लेना बेटा एक बार। बर्नौलीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। और वो भी नोट करना वहां पे कि इट इज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इक्वेशन मिटा है। तो उससे पहले एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, डायग्राम पर से पहचान जाना चाहिए। ये हटा दिया तो वर्क डन, जितना वर्क डन करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी हमको चेंज करना है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो करने का बताया कि हम थ्रो करते समय जितनी वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं उतना ही हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर रहे हैं। तो जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना ही हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और ये इक्वेशन अगर समझ में आ गए होंगे तो फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो अब हम ट्यूब देखो कैसे बना रहे हैं। यहाँ एरिया ज्यादा है और इधर एरिया कम बना रहे हैं, उसी बड़ी बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझना काम आएगा क्या है। तो यहाँ एरिया है A1 और यहाँ एरिया है A2। सपोज यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2। तो अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि हाइट सेम है, लेवल सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हटा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल हम लिखेंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दो फ्लूइड कैसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ फ्लूइड ऐसे जा रहा, ठीक है, और जब वो यहाँ एक टर्न करेगा तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखो फ्लो लाइंस, तो यहाँ देखेंगे तो फ्लो लाइंस के बीच में गैप है, जबकि यहाँ देखेंगे तो फ्लो लाइंस क्राउडेड है। ठीक है, यहाँ फ्लो लाइंस क्राउडेड है, यहाँ फ्लो लाइन में गैप है। तो कंटिन्यूटी जो इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां a into v हमने लिखा था कांस्टेंट, तो डेफिनेटली अगर यहाँ वेलोसिटी v1 ले और यहाँ वेलोसिटी v2 ले तो हम ऐसा लिख सकते कि v2 इज ग्रेटर देन v1। एरिया कम हो गया मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। अब लाइन ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है, ध्यान रखो। अब वेलोसिटी बढ़ गई यानी ये वैल्यू बढ़ गई, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम हो जाएंगे। तो याद रखना जहां लाइन ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वी कैन से P2 इज लेस देन P1। ये याद रखना कि जहां लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा क्राउडेड है एज कंपेयर्ड, डायग्राम देख के बता सकते हैं, यहां लाइन ऑफ फोर्स बोल रहा हूं, फ्लो लाइंस, यहां फ्लो लाइंस जो है, फ्लूइड जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा पार्टिकल सिंगल, दे आर कॉल्ड फ्लो लाइंस। तो ये फ्लो लाइंस यहां दूर दूर है, जबकि यहां क्राउडेड है। तो जहां क्राउडेड है समझ जाना प्रेशर कम है और यहां प्रेशर ज्यादा है। जहां क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, यहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, बट एडिशन क्या रहेगी सेम। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P2 V2 स्क्वायर, यानी ये आएगा कांस्टेंट, ये इक्वल टू डाल दिया हमने नीचे। तो यहां वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, यहां वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा। याद रखना ये लॉजिक। तो यहां और यहां कंपेयर करना है तो आप लोग डायग्राम पर से भी पहचान सकते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस, फिर से लाइन ऑफ फोर्सेस, सॉरी लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस जहां क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा रहेगी पर प्रेशर कम। इस इक्वेशन पर से लिख रहे हैं हमने, यहां से पोटेंशियल एनर्जी को हटा दिया, आगे पोटेंशियल एनर्जी हटा दिया क्योंकि सेम लाइन पे है, समझने में थोड़ा इजी जाएंगे। एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा, ये लिख लिया हमने वेलोसिटी ज्यादा। तो अगर वेलोसिटी कम थी तो प्रेशर ज्यादा था, अब यहां वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम, एडिशन विल रिमेन सेम। बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही बोल रहे हैं। तो याद रखो यहां वेलोसिटी ज्यादा है बट प्रेशर कम हो जाएगा। तो जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है, याद रखना जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा बट प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम। तो ये डायग्राम पर से ध्यान रखो। तो अब बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस लेते फिर समझ में आएगा। तो ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा मिटा देते, ये याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी को एक बार निगलेक्ट किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया।
तो ये अभी इसकी एप्लीकेशन समझा तो उसमें ये वापस से आ जाएगा। तो याद रखना, जहां एरिया कम है वेलोसिटी ज्यादा है। अब वेलोसिटी ज्यादा हो गई मतलब प्रेशर कम, वेलोसिटी कम थी यहाँ पे मतलब प्रेशर ज्यादा। एडिशन तभी सेम आएगी ना, तो एक वैल्यू ज्यादा हो गई तो एक वैल्यू कम हो गई। यहाँ ये वैल्यू कम थी तो ये वैल्यू ज्यादा थी, एडिशन सेम। तो उसके कुछ एप्लीकेशन बता था, पहले वो देख लेते, वहां पे भी ये समझ में आएगा। फिर से देखना, फ्लो लाइंस यानी जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहे हैं, यहाँ फ्लो लाइंस दूर दूर है, यहाँ फ्लो लाइंस क्राउडेड है। जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है, एरिया कम है, मतलब एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा है तो याद रखना प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, ये थोड़ा सा याद रखना। ये निकल देना एप्लीकेशंस विद दिस एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। पहले वर्किंग ऑफ एटोमाइजर ले लेते हैं। एटोमाइजर मतलब क्या होता है देखते हैं। ये देखो पंप ले रहे हैं हम लोग, समझ जाएंगे। पहले बहुत यूज होते थे, अब तो कम हो गए। यहाँ स्प्रे है, समझो कंटेनर लगाया हुआ, और इसमें है फ्लूइड, लिक्विड भरा हुआ। ये ट्यूब इसमें इंसर्ट कर दिया। अब समझ ले क्या होगा। यहाँ एक पिस्टन है, पहले बेगोन स्प्रे वगैरह आते थे मच्छर वगैरह मारने के लिए, आजकल तो हम लिक्विड लगाते। पहले मच्छर कॉकरोच वगैरह मारने के लिए ऐसे स्प्रे आते थे। तो बेगोन स्प्रे की बोतल यहाँ लगा लो, या स्प्रे ही मिलता था ऐसे, और यहाँ रहता था पंप ऐसे। तो अब हम यहाँ से एयर ब्लो करेंगे बाहर की तरफ। तो ये पूरा कनेक्टेड है, बाहर की तरफ एयर ब्लो करेंगे तो ये एयर यहाँ पे ऐसे ब्लो होगी, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्लो होंगी वो एयर, हवा यहाँ से बाहर निकलेगी ना, तो एयर जब यहाँ से फ्लो होंगी तो देखो फ्लो लाइंस क्राउडेड है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ लिखूं प्रेशर P1 और यहाँ लिखूं P2 और यहाँ लिखूं P1, तो ये प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से जो हवा निकलेगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, V2 इज ग्रेटर देन V1। अभी बताया था, फिर से बता देता, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि फ्लो लाइंस क्राउडेड बता सके। ये थोड़ा और बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं रहता पर एक्चुअली। तो देखो ये यहाँ से लाइंस ऐसे हैं, ये एयर है, एयर फ्लो हो रही है, ये क्या है अंदर एयर। तो अब हम उसको पंप करने वाले हैं, तो एयर को हम सामने पुश करेंगे। लिक्विड जो उसके साथ फ्लो करना है एयर के साथ वो यहाँ है, लिक्विड यहाँ है। रेड कलर से बता देता, चलो लिक्विड, ब्लू कलर से एयर बताया है, ये बता देते लिक्विड। तो ये रहा लिक्विड, ठीक है। फिर से समझना हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पंप है, इसको हम आगे पुश करेंगे तो हम इसके अंदर जो हवा है उसको आगे पुश करेंगे। तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है और इस स्मॉल एरिया में प्रेशर P2 है, तो प्रेशर P2 कम है क्योंकि वेलोसिटी V2 यहाँ ज्यादा रहेगी, तो यहाँ हवा ज्यादा स्पीड से जाएगी, वेलोसिटी बढ़ गई पर प्रेशर कम। अभी बता देता वापस कौन सा इक्वेशन ले रहे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये दोनों सेम। तो सेकेंड केस में जहां वेलोसिटी ज्यादा है यहां पे, तो वहां प्रेशर कम। तो यहां एरिया ज्यादा है मतलब वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा। अब यहां प्रेशर कम होने की वजह से, आप लोगों ने कभी स्ट्रॉ से कुछ पिया होगा, तो हम लोग क्या करते, एयर को सक कर लेते। देखो समझो, ये है वो कंटेनर, ये है उसमें लिक्विड और ये है समझो स्ट्रॉ। तो इसमें अभी फिलहाल एयर है, तो आप जब वो एयर बाहर सक कर लेंगे तो यहां क्रिएट होगा वैक्यूम,
उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो लिक्विड उसमें राइज होता। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया तो वो लिक्विड स्ट्रॉ में राइज होगा ऊपर यहाँ तक। तो जितना आप एयर सक करेंगे उतना वहां प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा, उसकी वजह से स्ट्रॉ में वो लिक्विड राइज होगा। तो यहां से भी देखो, यहाँ प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से ये लिक्विड ऊपर राइज होगा और हवा मूव हो रही विद लार्ज वेलोसिटी, तो वो लिक्विड स्प्रे हो जाएगा ऐसा हवा के साथ। तो पहले वेगॉन स्प्रे वगैरह आते थे ऐसे कॉकरोच वगैरह मारने के लिए, आजकल तो वो बस बटन दबाओ, अंदर कोई लॉजिक रहता कि अंदर से जब गैस बाहर आएंगी तो गैस के साथ लिक्विड भी बाहर आएंगे। पर पहले ऐसे आते थे कि यहाँ एक कंटेनर में वो लिक्विड डाल दो और उसको स्प्रे करो। तो आप जब पंप करेंगे तो आप हवा अंदर प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ देखो फ्लो लाइंस कम क्राउडेड है, यहाँ फ्लो लाइंस ज्यादा क्राउडेड है। अभी बताया था एरिया कम यानी वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम, ये इक्वेशन से। अब प्रेशर कम होने की वजह से, जैसे हमने स्ट्रॉ का एग्जांपल बताया, तो ये उसको ऊपर खींचेगा लिक्विड को, लो प्रेशर, और लिक्विड जब ऊपर आएगा तो मूविंग एयर के साथ मिक्स होके सामने की तरफ स्पीड से मूव होगा, तो लिक्विड इसमें मिक्स होके स्प्रे हो गया। तो पुराने जो परफ्यूम के बॉटल्स आते थे वो भी ऐसे रहते थे। देखो अगर कोई ऐड में, लक्स की ऐड में एक दो बार बताया है, पर पुरानी ऐड में था। देखो ये परफ्यूम की बॉटल, इसमें एक स्ट्रॉ जैसी अरेंजमेंट और यहां सामने स्प्रे करने के लिए नोजल ऐसे, और पीछे ऐसी अरेंजमेंट, यहाँ ये पंप करने के लिए, अच्छा लिक्विड तो डाल दे, ये लिक्विड, ये परफ्यूम सब है हमारा। तो यहाँ एक रबर पैड है या रबर बबल है, ऐसा रबर से बना हुआ, इसको हम प्रेस करेंगे सब तरफ से। तो यहां से जब वो एयर यहाँ की तरफ जाएंगी तो लार्ज एरिया से स्मॉल एरिया की तरफ जा रही, एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा, प्रेशर कम होगा यहाँ पे, तो ये लिक्विड उसमें राइज होगा और उसके साथ वो स्प्रे हो जाएगा एयर में, परफ्यूम ऐसे। तो परफ्यूम की बोतल जो पुराने आते थे, आजकल तो ठीक है मैं बता रहा हूँ ना, अंदर ही प्रेशर क्रिएटेड रहता। जब आप बटन दबाएंगे तो पहले गैस निकलेगी, जैसे इसमें से गैस निकल रही, उसमें भी बाहर ट्यूब रहती, उसमें से गैस निकलेगी, गैस के साथ वो परफ्यूम भी स्प्रे होता। तो वही लॉजिक पुराने परफ्यूम के बॉटल में भी ऐसा यूज होता था। ये बात आजकल स्प्रे पेंटिंग में भी यूज होता। स्प्रे पेंटिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा, व्हीकल है, 4 व्हीलर वगैरह या 2 व्हीलर को पेंट करना है तो, या अलमारी वगैरह को पेंट करने के लिए स्प्रे गन आने लग गए, वो कारखाने वगैरह में यूज होते हैं। तो अब ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे सिर्फ हम हाथ से हवा डाल रहे, तो वो क्या करते हैं, ये हटा देते अरेंजमेंट और इसकी जगह वो यूज करते मशीन, जैसे हम साइकिल में हवा भरने के लिए मशीन यूज करते, वैसी मशीन यूज करते जो कंटिन्यू एयर का फ्लो देती रहेगी। हमको बार बार उसको पुश करने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाएंगे तो एयर का फ्लो चालू हो जाएगा यहाँ से। अब एयर का फ्लो चालू हो गया, यहाँ हम बेकॉन स्प्रे वगैरह जो भी डाल रहे थे कॉकरोच वगैरह मारने के लिए, उसकी जगह हम पेंट डाल देंगे। तो जैसे ही यहाँ से एयर मूव होंगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से वो पेंट उसमें राइज होगा एयर में, और एयर के साथ वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे स्प्रे हो जाएगा। तो आजकल जो स्प्रे गन्स आ रहे हैं वो यही लॉजिक पे, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आते हैं, पुराने परफ्यूम के बॉटल ऐसे आते थे, तो उसमें एक ट्यूब दी रहती थी और उसमें एक पंप रहता था, जिससे आप पंप करेंगे तो हवा इसमें से मूव होगी, जैसे यहाँ मूव हो रही, एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। तो उस प्रेशर कम की वजह से वो लिक्विड इस ट्यूब में राइज होगा और एयर के साथ सामने वाले की बॉडी पे स्प्रे हो जाएगा। तो ये है एटोमाइजर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। ये दोनों लॉजिक याद रखो, ये जो मैंने बताया स्प्रे गन आती है आजकल पेंट स्प्रे वाली, तो उसमें भी वही लॉजिक यूज होता है। सिर्फ ये पंप बार बार करने की जगह यहाँ हम जो साइकिल में हवा भरने वाली जो मशीन आती है वैसी मशीन है, तो उसकी जो नली है वो यहाँ लगा देंगे, तो हवा कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी। जब तक हवा फ्लो होती रहेगी, यहाँ जब तक पेंट है तो वो साथ में स्प्रे होता रहेगा पेंट। तो ये है एटोमाइजर, लिफ्टिंग ऑफ प्लेन का। देखते प्लेन के विंग्स का शेप देखना, देख लो पहले, ये देखो, ये ध्यान रखना, समझ लो उसको वर्किंग। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखो, जहां एरिया कम हो गया मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई मतलब प्रेशर कम हो गया, या लाइन ऑफ फोर्सेस जहां क्राउडेड है वहां याद रखना प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा। अब शेप ऑफ द प्लेन के जो ब्लेड्स रहते हैं उसका शेप देखना, ऐसे बनाना,
यहां से थोड़ा राउंडेड है, यहां से थोड़ा सा फ्लैटन है, देखो। तो ये आ रही एयर यहां से सामने से, ये ब्लू कलर से बना है, तो ये आ रही हवा। ये प्लेन का विंग बनाया है, विंग रहते ना ऐसे, तो हम विंग बना रहे हैं, दो विंग, तो उसमें का एक विंग का साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो ये पूरा विंग है यहां से यहां तक ऐसे, और विंग के इससे ही वो लिफ्ट मिलती, कैसे मिलती देखता हूं, विंग के शेप की वजह से। तो ऐसा राउंडेड है विंग का शेप, ये एयर आई समझो। तो यहां से देखना कैसे जा रही है एयर, ऐसे स्ट्रेट। अब यहां से जो जाएंगी एयर वो ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो विंग को शेड कर देता हूं, देखो ये है हमारा विंग। तो अब यहां देखो दूर दूर है, ठीक है, जैसे यहां था दूर दूर है, मतलब प्रेशर कम है, सॉरी प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। यहां क्राउडेड है मतलब प्रेशर कम है, तो यहां प्रेशर है हाई। अब यहां देखो क्राउडेड है, जैसे यहां क्राउडेड थे, तो यहां प्रेशर है लो। तो रनवे पे जब प्लेन मूव हो रहा तो एयर उसको कट करके ऐसे जा रही। यहां से देखो लाइन ऑफ, मैं बार बार लाइन ऑफ फोर्सेस बोल रहा हूं बेटा, फ्लो लाइंस है, क्या है, फ्लो लाइंस, थोड़ा सा देखना। तो फ्लो लाइंस जो है एयर आ रही यहां पे, तो यहां से तो सीधा निकल जाएंगे, कोई शेप में चेंज नहीं है, तो ये फ्लो लाइंस ऐसे सीधा चले गए। क्राउडेड कम है मतलब यहां वेलोसिटी कम, जैसे यहां वेलोसिटी कम बट प्रेशर ज्यादा, ये देखो। अब यहां पे क्राउडेड है, जैसे यहां थी क्राउडेड, तो यहां क्राउडेड होने की वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गई। ऊपर से जो विंड ब्लो हो रही उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो फ्लो लाइंस क्राउडेड है, देखो वेलोसिटी ज्यादा बट प्रेशर कम। तो प्रेशर का एक डिफरेंस तैयार हो गया, प्लेन के विंग के नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर है, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो प्लेन ऊपर लिफ्ट होता है। जितना बड़ा प्लेन उतने बड़े विंग्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस तैयार करना पड़ेगा। छोटा प्लेन है, कम विंग्स, क्योंकि वेट कम है तो लिफ्ट कम लगेगी, तो यहां से लिफ्ट होगा और फिर वो एयर में उसी की वजह से रहता। फिर विंग की पोजीशन एडजस्ट करके उसको नीचे या ऊपर करते हैं, ठीक है। फ्लोट कराने का काम इसका ही है, विंग का। हाँ, आगे ले जाने के लिए उसमें इंजन लगाया रहता है ताकि वो आगे जा सके। तो रनवे पे चलाने के लिए इंजन है, फिर जैसे ही वो स्पीड पकड़ लेंगे एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा, यहां प्रेशर हाई ऊपर प्रेशर लो, तो हाई प्रेशर की वजह से वो प्लेन लिफ्ट होता। तो अगर आपको एयर में रखना है तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से रहेगा। अब आपको सामने ले जाना है तो उसमें इंजन लगाए रहते हैं ताकि वो प्लेन आगे मूव हो। तो इस विंग को थोड़ा सा ऊपर या नीचे एडजस्ट करके उसको या तो नीचे या तो ऊपर ले जा सकते हैं आप लोग। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो प्लेन लिफ्ट होता, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता, ऊपर प्रेशर कम, उसकी वजह से वो लिफ्ट होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एटॉमाइजर ये ध्यान रखा, याद रखना फ्लो लाइंस जहां क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम। यहां फ्लो लाइंस क्राउडेड नहीं है ज्यादा, देखो, तो यहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, तो यहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, ये याद रखो। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, जनरली 2020 में तो इतना लॉजिक नहीं चलता, बट टेस्ट मैच देखा होगा या वनडे में, तो वो एक साइड की जो बॉल है उसको फिक्स कर लेते, उसको आप घसते रहते हैं, पसीना लगाएंगे, आजकल पसीना लीगल हो गया, नहीं तो पहले थूक भी लगाते थे, तो अभी कोरोना की वजह से थूक लगाना अलाउड नहीं है, तो उस पर पसीना लगाएंगे और उसको घसते अच्छा कपड़े पे ताकि वो चमके। एक साइड शाइनी है एक साइड रफ है, तो शाइनी वाली साइड की इधर से जो एयर फ्लो होंगी वो, और रफ तरफ से जो एयर फ्लो होंगी, उन दोनों में एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा स्विंग या स्पिन हो सकते। तो इसीलिए आप देखो बॉल को जब वो शाइन कराते हैं तो एक ही साइड को शाइन कराते हैं सब लोग, और एक साइड अगर देखेंगे तो रफ होने देते उसको, तो एक साइड शाइनी एक साइड रफ, तो दोनों तरफ से जब एयर फ्लो होंगी तो दोनों जगह एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा, क्योंकि एक तरफ शाइनी है तो एयर फ्लो होने के लिए फ्रिक्शन कम, और एक तरफ रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा एयर का, तो उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा जिसकी वजह से बॉल मूव होंगी, सीधा जाने की जगह थोड़ी सी स्विंग होगी या थोड़ी सी स्पिन होंगी हम लोग बोलेंगे, तो इसीलिए वो बॉल को शाइन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखो। नेक्स्ट लेते हैं इसका एग्जांपल, ब्लोइंग ऑफ द रूफ, छत की रूफ बोलो या छत बोलो, कभी कभी उड़ जाते हैं, पर हमारे यहाँ जो सीमेंट कंक्रीट के वो नहीं, कभी कभी जैसे कवेर के या टीन के
रूफ रहते वो उनकी बात कर रहे हैं। तो ये घर है जैसा हम ड्राइंग में बनाते थे हमेशा, झोपड़ी बना रहे हैं, और ये रूफ है। तो ये जनरली टीन की बनी हुई है या फिर कवेलू लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो हवा ब्लो नहीं हो रही। जब हवा ब्लो होंगी यहाँ से, ये ऐसे हवा ब्लो हो रही, तो यहाँ से जब वो लाइंस फ्लो लाइन जाएंगे यानी एयर जा रही, तो यहाँ देखो क्राउडेड है, तो यहाँ क्राउडेड है। तो पहले अंदर और बाहर दोनों जगह प्रेशर सेम था, हवा ज्यादा फ्लो नहीं हो रही थी। अब मान लो हवा जोर से फ्लो हो रही, तो अंदर तो उतना ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर बाहर क्या होगा, क्राउडेड है देखो लाइंस। तो जहां लाइंस क्राउडेड है वहां प्रेशर हो जाएगा लो, और अंदर प्रेशर हो गया हाई। पहले सेम था, अब अंदर उतना ही प्रेशर पर हाई है। बाहर फ्लो लाइंस क्राउडेड है इसलिए प्रेशर लो हो गया और वेलोसिटी बढ़ गई। ये जैसे यहां बनाया है। तो जब ज्यादा हवा फ्लो होंगी, कम हवा में तो रूफ उड़ने वाला नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली प्रेशर अंदर और बाहर सेम। बट जब हवा जोर से फ्लो होगी, वेलोसिटी ज्यादा है, फ्लो लाइंस क्राउडेड हो गए, मतलब प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो अंदर प्रेशर हाई, इसलिए रूफ ऊपर उठ जाएगी ऐसा। तो ये भी याद रखना। दो मेन एप्लीकेशन बचे हैं जिसमें इक्वेशन वो भी बताऊंगा। एक और एप्लीकेशन जैसे ये नहीं है पर हार्ट अटैक का देखो, उसमें ही आता है। ये है समझो हमारी वेन्स, इसमें आ गया कुछ ब्लॉकेज, हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से यार। तो यहां समझो अभी ये ब्लड फ्लो हो रहा है रेड कलर, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, दिख रहा ब्लड फ्लो हो रहा। अब मान लो कहीं ब्लॉकेज आ गया, किसी कारण की वजह से ब्लॉकेज आ गई, तो अब ये जो ब्लड फ्लो होगा, यहां पे फ्लो लाइंस देखो और अब यहां पे फ्लो लाइंस देखो, ये ब्लड ऐसे फ्लो होगा। मतलब इस एरिया में फ्लो लाइंस क्राउडेड हो गई, क्राउडेड हो गई मतलब वेलोसिटी हो गई ज्यादा, प्रेशर हो गया कम। तो यहां प्रेशर कम हो गया, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ गई। तो प्रेशर कम होने की वजह से बाहर का प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो ये जो वेन्स ऐसे थे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट थे ऐसे, तो यहां आ गया ब्लॉकेज, देखो यहां और यहां ब्लॉकेज आ गया। तो ब्लॉकेज की वजह से जो फ्लूइड है यानी ब्लड जो है वो सीधा फ्लो हो रहा था, अब वो देखो यहां से जा रहा है ऐसा कम जगह में से, यानी वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम, प्रेशर अंदर का कम हो गया पर बाहर का प्रेशर उतना ही है। तो ये वेव्स थोड़े से दब जाएंगे, यानी उनका शेप ऐसा हो जाएगा। अभी भी ब्लॉकेज वही है ना, देखो, और इधर ब्लड अभी भी फिलहाल वैसे ही फ्लो हो रहा। अब देखो हुआ क्या, ब्लॉकेज की वजह से पहले तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया, देखो फ्लो लाइंस क्राउडेड है। अब प्रेशर अंदर कम हो गया तो बाहर के प्रेशर ने उसको थोड़ा और दबाया, अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो प्रेशर ने इस वेन्स को दबा दिया। अब जगह और कम, जगह और कम मतलब क्या होगा, वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ गई, प्रेशर और ज्यादा कम हो गया, और ये वेव्स थोड़ा और दब जाएंगी उस प्रेशर की वजह से, और यहां पूरा ब्लॉक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ब्लड आगे फ्लो ही नहीं होगा, इसी को बोलते फिर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में जहां ब्लॉकेज आता, वहां वेलोसिटी बढ़ जाती ब्लड की, प्रेशर कम, तो फिर वो इसको कंप्रेस करने लग जाता धीरे 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 धीरे। अब जैसे जैसे ये कंप्रेस होते जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, प्रेशर और कम होते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसे है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को चिपक जाएंगे, फ्लो ऑफ द ब्लड खत्म, तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ऐसे हार्ट अटैक भी ऐसे ही आता। फिर क्या करते, यहाँ पे बाईपास निकाल देते इस वेन को, या फिर कभी कभी होता है यहाँ पे जाली लगा देते ताकि ये प्रेशर इसको और ज्यादा दबाए नहीं, क्योंकि वेन तो वीक हो गई ना वहां पे, तो ये ब्लॉकेज निकाल के यहाँ पे एक जाली जैसा अरेंजमेंट लगा देते ताकि वो प्रेस नहीं हो। तो हार्ट अटैक हमको नहीं है, फिर भी याद रखना, वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल भी वर्क करता है। तो मेन दो जो एप्लीकेशन है जिसमें इक्वेशन है वो देखिए, तो ये मिटा देता, पहले इतना देखिए एक बार फिर आगे चलते हैं। याद रखना, जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड मतलब वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, यहाँ फ्लो लाइन ज्यादा क्राउडेड नहीं है मतलब वेलोसिटी कम है पर प्रेशर ज्यादा है, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो प्लेन ऊपर लिफ्ट होगा। नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है वेन के, तो हाई प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव होगा। देख लो ये आगे चलते, फिर दो एप्लीकेशन और बचे हैं वो भी बता देते। अब देखो, अब इक्वेशन वाला पहला मेन एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता फ्लूइड
आउटफ्लो। बताओ मीनिंग क्या होता है? ये समझो एक टैंक है, ठीक है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, शेड करो, और यहां से आउटफ्लो है, तो यहां से वो लिक्विड बाहर आने वाला है। जनरली ऐसा बनाएंगे अभी हम प्रूफ में, बट ऐसा भी हो सकता है ये कंटेनर है, इसमें पूरा लिक्विड भरा है और वो आउटलेट यहाँ पे भी हो सकता है। तो पानी यहां से बाहर आएगा, तो वहां पे स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, यानी फ्लूइड आउटफ्लो। जहां से फ्लूइड आउटफ्लो हो रहा वहां पे स्पीड निकालना है हम लोगों को, ये स्पीड। तो ऐसा भी चलता, ऐसे भी डायग्राम चलती। तो ये इक्वेशन निकाला था टॉरिसेली ने। टॉरिसेली का बोलने का मतलब क्या था, देखना, ध्यान देना। तो ये सपोज एक बॉल लिया और उसको हाइट h से रिलीज किया, हाइट h से रिलीज किया, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन निकालो। तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, v² = u² + twice as, ठीक है। तो v² वैसे यहां से रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन है g और डिस्प्लेसमेंट है h, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा √2 gh। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां से रिलीज करो तो यहां तक जाएगा हाइट h, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2 gh। देख लो, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन पर से निकाला है। तो टॉरिसेली का बोलना था, टॉरिसेली साइंटिस्ट का नाम है, उनका बोलना था कि ये फ्लूइड है जिसकी हाइट है h, वहीं पे आउटफ्लो है, तो यहां से भी जो लिक्विड बाहर जाएगा उसकी स्पीड आएंगे ट्वाइस gh। सेम जितनी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट रिलीज करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी वो, और यहाँ पे लिक्विड की हाइट और जहां अपना आउटलेट है उसकी हाइट है लिक्विड की, वहां से वहां तक, तो वहां पे भी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। यही हमको प्रूफ करना। तो ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली, ये है फ्लूइड हाइट, उसके आउटफ्लो से वहां तक की हाइट, ये फ्लूइड आउटफ्लो या इफ्लक्स बोलेंगे, तो वहां से लिक्विड की हाइट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वही लगेगा जो हम वहां से उतनी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिरा है तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकला, उतना ही आंसर उसका आना चाहिए, ऐसा टॉरिसेली का बोलना था। तो वही हम डिराइव करेंगे बट बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखते समझ में आ रहा ना, यानी ये जितनी हाइट है उतनी हाइट से अगर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करूं तो उसकी वेलोसिटी ये फॉर्मूले से दिखाएंगे। अब यहां फ्लूइड की हाइट है आउटफ्लो से उस फ्लूइड की लेवल तक की, तो उतनी हाइट से अगर पानी बाहर आ रहा आउटफ्लो में से तो उसकी भी वेलोसिटी सेम रहेगी जितनी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो पहले वाली डायग्राम, ये डायग्राम से ही करेंगे अभी हम लोग, पर याद रखो अगर डायग्राम ऐसे बना दूं, ये यहां है आउटफ्लो और यहां तक लिक्विड, तो आउटफ्लो से लेके वहां तक की हाइट लेना, पूरा यहां से यहां तक की लिक्विड की हाइट नहीं लेना, यहां से यहां तक की, यहां से ऑब्जेक्ट रिलीज करेंगे यहां तक, वेलोसिटी कितनी आएगी √2 gh, उतना ही हाइट फ्लूइड का है, तो यहां पे फ्लूइड की भी वेलोसिटी आएगी √2 gh। तो अभी हम इसके लिए प्रूफ कर रहे हैं जहां लोएस्ट पॉइंट पे है, पर यहां पे भी रहा तो ये हाइट लेना। अगर ये ऊपर कर दूं थोड़ा सा, यहां पे आउटफ्लो यहां कर दूं तो ये हाइट रहेगी यहां, ठीक है ना। तो हाइट उस आउटफ्लो से उस लिक्विड लेवल तक की लेना। तो अभी आउटफ्लो यहाँ पे है, ये आउटफ्लो फ्लूइड आउटफ्लो यहाँ पे, तो ये पूरी रहेगी हाइट, बट अगर आउटलेट यहाँ है तो इतनी ही हाइट लेना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट नहीं लेना। ये न्यूमेरिकल के टाइम याद रखना या कॉम्पिटिटिव के टाइम याद रखना बेटा। चलो अब इसका प्रूफ देते हैं, ये आंसर आना चाहिए पर बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से लेंगे, तो ये हटा देता है। ये पहला प्रूफ है जिसमें इक्वेशन है, एप्लीकेशन है जिसमें इक्वेशन। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आया तो जो पहले 3 एप्लीकेशन बताया मैंने, एटॉमाइजर का बताया, एक बताया था लिफ्टिंग ऑफ एन प्लेन और एक बताया था वो रूफ वाला। तो उसमें से कोई भी लिखना अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया, तो अगर ये आया स्पीड ऑफ इफ्लक्स तो वही लिखना पड़ेगा। ध्यान दो, सपोज यहाँ एरिया है A1, प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि वो एयर को ओपन है,
यहाँ एरिया है आउटफ्लो का A2 पर प्रेशर उतना ही रहेगा P0। क्यों? क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर को ओपन है, इधर से एटमॉस्फेयर को ओपन, ये भी इधर से एटमॉस्फेयर को ओपन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पहले इसके लिए लिखते हैं, ठीक है? तो वहां आएगा P0 प्रेशर प्लस हाफ रो वेलोसिटी वहां लेंगे V1 स्क्वायर जो कि 0 रहेंगे। इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ से रिलीज कर रहे हैं उसको पानी को, तो वेलोसिटी यहाँ से रहेगी, ठीक है? तो उसको बाद में 0 डाल देंगे हम लोग। प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी, हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक है, इट इज इक्वल्स टू प्रेशर P0 नीचे वाले के लिए लिख रहे हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है ग्राउंड पे, ये हाइट पे था, ये ग्राउंड पे है समझो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। देख लो एक बार, ठीक है? तो याद रखना यहाँ इनिशियली वेलोसिटी 0, पर जैसे ही आप टैप ओपन करेंगे तो यहाँ से पानी बाहर आएगा, तो ये नीचे नीचे आएंगे, तो यहाँ वेलोसिटी है V1, यहाँ वेलोसिटी V2, और ये ग्राउंड लेवल पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये हाइट पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतना नहीं आता, इतना देखो, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अभी रिलीज नहीं किया तो याद रखना इनिशियल वेलोसिटी 0, और जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो यहाँ पानी ज्यादा स्पीड से जाएगा, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, तो यहाँ से पानी बहुत स्पीड से बाहर निकलते हुए दिखेगा, और यहाँ से जो फ्लूइड जाएगा वो नीचे जाएगा धीरे धीरे, तो ये वेलोसिटी कम है, और यहाँ की जो वेलोसिटी रहेगी V2 वो ज्यादा रहेगी। यहाँ है वेलोसिटी V2, यहाँ है वेलोसिटी V2। हाँ, तो आप देखो ये P0 कैंसिल, सेम है प्रेशर तो वो कैंसिल। तो देखो आगे चल रहे, ये समझ में आया ना कैसे आना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम P हाफ रो V स्क्वायर रो GH लिखा है, पर यहाँ रो GH नहीं लिखा है क्योंकि ग्राउंड पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ध्यान रखना यहाँ से पानी स्पीड से निकलेगा, यहाँ की लेवल धीरे नीचे जाएगी, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। अब हमको यहाँ प्रूव करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेलोसिटी का इक्वेशन आना चाहिए ट्वाइस GH, वेलोसिटी का आंसर आना चाहिए ट्वाइस GH। तो हमको V2 का आंसर चाहिए, V1 का आंसर नहीं चाहिए, इस वेलोसिटी V1 का आंसर नहीं चाहिए, तो V1 को हम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में से। तो अब ये ब्लू से नहीं लिख रहा, ब्लैक से लिख रहा, ध्यान देना, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, V1 का आंसर हटा देंगे, कैसे हटाएंगे? तो हम वहां डालेंगे V1 की वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इन ब्रैकेट, और ये बचा V2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये P0 तो कैंसिल, दोनों जगह सेम था प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यहाँ आएगा हाफ रो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके लिख रहा डायरेक्ट A2 अपॉन A1 होल थिंग स्क्वायर, और स्क्वायर है तो ये सॉरी ये स्क्वायर क्यों कर दिया, यहाँ से तो वही आएगा, देखो V1 की जगह A2 अपॉन A1, और ये V2 वैसे तो वैसे वो गलती से स्क्वायर हो गया। अब हाफ रो, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया, V2 स्क्वायर प्लस ये वैसे रो GH इज इक्वल्स टू ये हाफ रो V2 स्क्वायर। अब V2 की टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो बेटा डायग्राम हटाया, डायग्राम देखना, तो यहाँ से लेवल धीरे 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 नीचे जाएंगी, बट यहाँ से स्पीड ज्यादा रहेंगी, एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है। अब स्पीड कितनी रहेगी? अंडर रूट ट्वाइस GH, ये प्रूफ करना है, और ये डायग्राम निकालना वहां पे, तो डायग्राम हटा देंगे। तो ये जो रो GH है वो वहीं रखेंगे, रो GH वहीं रखेंगे, ये जो टर्म है ये वाली टर्म ये उधर ले जाओ, कॉमन क्या निकलेगा? हाफ रो कॉमन निकला,
v2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाद में लिख लेंगे, हाफ रो v2 स्क्वायर, चलो लिख लेंगे हाफ रो v2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा, ये पूरा चला गया, ये 1 माइनस इधर आएगा a2 अपॉन a1 होल थिंग स्क्वायर, a2 अपॉन a1 होल थिंग स्क्वायर। अरे हटाएगा हटा दिया, चलो फिर से बना लेंगे। अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, ये हमारा बेसिन जैसे ही अरेंजमेंट है, देखो ये बेसिन का एरिया बड़ा है, ये है हमारा एरिया a1 और ये आउटलेट है उसका, बेसिन का आउटलेट नीचे रहता, ये है हमारा एरिया a2। अगर ये एरिया है समझो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया बहुत बड़ा है और ये एरिया उससे बहुत कम है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो देखते हैं, क्या आएगा, देखो a2 अपॉन a1 क्या आएगा 1 अपॉन 100 यानी 0.01, बट यहाँ a2 अपॉन a1 नहीं है, उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करो, तो a2 अपॉन a1 उसका स्क्वायर, इससे भी छोटी वैल्यू हो जाएंगी वो 0.0001। अब 1 में इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करे या नहीं करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कि हम लिख रहे हैं a2 is very 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 small as compared to a1, therefore neglect कर रहे हैं हम लोग a2 अपॉन a1 होल थिंग स्क्वायर, इसको निग्लेक्ट कर, देखो वहां तक दिख रहा है, दिख रहा, ठीक है। तो ये जो a2 अपॉन a1, फिर से देखो a2 अपॉन a1 का आंसर कम था, बट वहां पे उसका स्क्वायर है, तो a2 अपॉन a1 का स्क्वायर और भी छोटी वैल्यू हो गई, तो 1 में से इतना नंबर माइनस करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम a2 अपॉन a1 स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं समझ में आया ना, a2 is very very small as compared to a1, a2 is small as compared to a1, जैसे मैंने यहाँ नंबर के थ्रू बताया है, तो उसका रेशियो कम आएगा, पर जब उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर और भी कम आएंगे, देखो यहाँ 0.01 था बट स्क्वायर और भी छोटा हो गया 0.0001, तो इसीलिए हम उसको वहां से निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये डायग्राम थी हमारी, पर वापस से बना ली हम लोगों ने, देख लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आया ना क्या कर रहे हैं, तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिख लेते वापस से निग्लेक्ट इनटू अपॉन a1 होल थिंग स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 के क्लोज है, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दो, तो ये बचेगा रो GH इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ये 1 बचेगा, ये हटा दिया तो ये 1 रह गया, तो ब्रैकेट में चाहे तो 1 लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ये निग्लेक्ट कर दो, तो ये रो और ये रो कैंसिल, सो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GH, so V2 is equals to under root twice GH, so this is the final answer। समझ में आया, तो ये देख लो एक बार, तो ये हो गया स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, फिर से एक बार बताता हूँ थोड़ा सा ध्यान दें, जो बता रही कॉम्पिटिटिव वाला नहीं याद रखना अभी, तो ये हमारा आंसर हो गया, आगे देखो ट्वाइस GH, ठीक है। तो टॉरिसली ने वही बोला था कि आप एक ऑब्जेक्ट उतनी हाइट से, जितनी फ्लूइड की हाइट है वहां से रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी जितनी वेलोसिटी रहेगी फ्लूइड आउटफ्लो यानी ई फ्लक्स की भी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, वो प्रूफ हो गया। अब देखो एक बड़ा कंटेनर लिया है सर, यहां तक लिक्विड है, एक आउटलेट यहां है, एक आउटलेट यहां है, ठीक है। तो जब इसकी स्पीड लिखेंगे हम लोग, इसकी स्पीड लिखेंगे समझो v1, तो हम लिखेंगे ट्वाइस GH रूट में, पर हाइट लिखेंगे h1, तो वो हाइट गिनना है, याद रखना यहां से यहां तक h1। अब जब इसकी स्पीड लिखेंगे v2, तो हम लिखेंगे ट्वाइस GH2, तो उसकी हाइट इतनी ही लेंगे h2, तो याद रखना आउटलेट से लेके फ्लूइड की हाइट तक ये h रहेंगी, और यहां से इसकी हाइट, तो डेफिनेटली यहां वेलोसिटी ज्यादा, यहां वेलोसिटी कम, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो फ्लूइड निकलेगा वो थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा, ये ऐसे, और यहां से जो फ्लूइड निकलेगा वो यहीं गिरेगा, देखो। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम है तो नजदीक गिरेगा,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हाइट ये पूरी लेना है इस आउटफ्लो के लिए, इस आउटफ्लो के लिए ये हाइट लेना है। तो ये आउटफ्लो से लेके लिक्विड लेवल तक की, आउटफ्लो से लेके लिक्विड लेवल तक की हाइट। तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा आएगी, हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है इसलिए वेलोसिटी भी कम। तो ये पानी यही गिरेगा, ये पानी उससे थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों ने। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं जो उसका प्रूफ है, सेकेंड इक्वेशन बोला, सेकेंड एप्लीकेशन ले लेते हैं और वो लास्ट है हमारा, फिर एप्लीकेशन खत्म। तो ये स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ई फ्लक्स मतलब फ्लूइड आउटफ्लो, जहां से वो फ्लूइड बाहर फ्लो हो। तो ये इक्वेशन याद रखो, अंडर रूट ट्वाइस जी, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आएगा उतनी हाइट से, ठीक है। यानी इतनी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट रिलीज करूं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन ये है। तो फ्लूइड यहां से यहां तक हाइट है, तो यहां से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी भी वेलोसिटी सेम उतनी रहेगी जितना हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, यहां तक जो वेलोसिटी रहेगी। तो एक बात ध्यान से देखिए, आगे लेते इसको मिटाते, सेकंड वाला एप्लीकेशन लेते। तो वेंचुरी ट्यूब है, ये लास्ट एप्लीकेशन है हमारा, और यहाँ पे फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेंचुरी ट्यूब इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की स्पीड गिनना है अगर ट्यूब में से तो गिन सकेंगे। तो देखो ये है हमारी ट्यूब, यहाँ है समझो फ्लूइड की वेलोसिटी v1, फ्लूइड बाद में बताएंगे। इसमें एक कंस्ट्रिक्शन है, ये ऐसे, यानी एरिया कम होगा, तो यहाँ स्पीड हो जाएगी v2। अब फ्लो लाइंस बना लेते हैं, ये है तो यहाँ क्राउडेड है, यानी यहाँ प्रेशर जो है P2 वो कम है और यहाँ प्रेशर है P1 वो ज्यादा है। तो यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है। तो याद रखना, जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा, एरिया कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम। यहाँ एरिया ज्यादा है मतलब वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, वही लॉजिक वापस से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको एरिया बना लेते हैं यहाँ पे A1 और इसका एरिया है A, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन था P, यहाँ लिखते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कांस्टेंट। पर हम ये वाली टर्म नहीं लेंगे क्योंकि ट्यूब सेम हाइट पे है, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे इस वाली जगह के लिए, एरिया A1 के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए लिखेंगे कांस्टेंट है ना, तो हाफ पहले लिखेंगे P2 वहां पे प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। तो याद रखना हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ट्यूब सेम हाइट है। देखो तो यहाँ हम एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ एक ट्यूब लगा देंगे और यहाँ एक ट्यूब लगा देंगे। अब ये फ्लूइड इसमें राइज होगा ज्यादा हाइट तक, यहाँ पे ये फ्लूइड इसमें ज्यादा हाइट तक राइज होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, तो उसकी वजह से प्रेशर की वजह से फ्लूइड ज्यादा ऊपर जाएगा। यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है बट प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो फ्लूइड ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है फ्लूइड की, इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी का पहले बता दिया क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी इस ट्यूब की थी, इस लेवल को नहीं देखना है वहां पे, इसलिए मैंने वो बाद में बनाया, ठीक है। इसका क्या काम है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड को ज्यादा ऊपर पुश करेगा, यहाँ प्रेशर कम है तो लिक्विड को कम पुश करेगा, तो इस लिक्विड लेवल का क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम लेवल पे है लिक्विड, ठीक है। देखो तो यहाँ लेंगे हम लोग इक्वेशन, इसको इधर ले लो P1 को, P1 माइनस P2 इट इज, ये उधर लाएंगे तो हाफ रो क्या आएगा, ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में लिया था प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है देखो। तो ये है समझो इस लिक्विड की हाइट, फ्लूइड यहाँ जो फ्लो हो रहा था उसकी हाइट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखा नहीं और मैंने डायग्राम में ये भी नहीं बनाया था। तो ये जो हाइट है इस कॉलम की हाइट है, यहाँ पे जो लिक्विड में डिफरेंस है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आएगा, देखो ध्यान में आ रहा है H रो G,
जितनी हाइट उतना डिफरेंस, यहाँ पे कॉलम कम है, यहाँ इतना ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, h रो g। तो ये फ्लूइड वाली हाइट नहीं है, ध्यान रखो, इतना समझ लो पहले। तो ये जो हाइट है वो है, तो ट्यूब तो एक ही लेवल पे है, इसीलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ नहीं लिखा। फिर ये H कहां से आया, तो यहाँ पे एक ट्यूब लगाया, एक ट्यूब यहाँ पे लगाया, तो यहाँ प्रेशर कम है तो इसने लिक्विड को थोड़ा कम ऊपर पुश किया, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा पुश हुआ है ऊपर। तो ये लेवल से यहाँ तक देखो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा प्रेशर यानी P1 माइनस P2, तो इतना लिक्विड कॉलम का प्रेशर ले रहे हैं हम लोग H रो G। देखो समझ में आ रहा है, तो ये पहले गेज प्रेशर हमारा हो चुका है, H रो G, अपना डिफरेंस है, इट इज इक्वल्स टू हाफ रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई ट्वाइस GH, रो रो कैंसिल, तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, बस इतना ही लिखना है कि आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का यूज करके V1 भी निकाल सकते, V2 भी निकाल सकते, जो वेलोसिटी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी चाहिए या ये वेलोसिटी चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मालूम है ना, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आपको पूरा डिराइव करके नहीं दिखाना है, तो याद रखो ये जो है ये है हमारा प्रेशर डिफरेंस, गेज प्रेशर। तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम, पर इसके ऊपर इतना लिक्विड है तो यहाँ प्रेशर कितना ज्यादा है, H रो G। अगर लेवल यहीं तक होती समझो ये इसकी और इसकी, तो प्रेशर सेम, बट इसमें हाइट ज्यादा है लिक्विड की, तो इतना प्रेशर एक्स्ट्रा है, इतना गेज प्रेशर H रो G। तो ये आ गया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मिला के आप स्पीड ऑफ दैट फ्लूइड इन दैट ट्यूब निकाल सकते, V1 भी निकाल सकते, V2 भी निकाल सकते। फिर से बता रहा, याद रखना जहां फ्लो लाइंस क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है। जहां एरिया ज्यादा है, फ्लो लाइंस दूर दूर है, वेलोसिटी कम है बट प्रेशर ज्यादा है, ये थोड़ा सा याद रखो। तो ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन था, वेंचुरी ट्यूब। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो। तो इन दोनों का इक्वेशन यूज करके, जैसे अगर V2 का आंसर निकालना है तो यहां से V1 की वैल्यू डाल देना इसमें, और V1 का आंसर निकालना है तो यहां से V2 की वैल्यू डाल दो इसमें, तो आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हाइट देख लो, दोनों लिक्विड में कितना डिफरेंस है, तो ये हमारा गेज प्रेशर P1 माइनस P2 इज H रो G। तो जितना प्रेशर का डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे हाइट का डिफरेंस रहेगा। यहाँ प्रेशर कम है तो लिक्विड को ज्यादा ऊपर पुश नहीं करेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड को ज्यादा पुश करेगा। तो इन दोनों की हाइट का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो दैट विल गिव गेज प्रेशर H रो G, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तो इतना देखो, तो ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन था, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, कुछ भी आ सकता है इसमें से भी, ठीक है। इसके बाद देखते कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर देखेंगे कौन सा शुरू करना है। तो ये इतना ही डिराइव करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना ही लिखना है कि आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके V1 V2 कुछ भी चाहिए तो आप वो निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना है, टेक्स्ट बुक में भी सिंप्लीफाई नहीं है, ये और ये इक्वेशन का यूज करके आप जो चाहे वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 करना है तो V1, V2 करना है तो V2। So this chapter is completed.